बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। 122 सीटों पर मतदान होगा। 2020 का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एनडीए 66 सीटों पर जीती थी, इंडिया ब्लॉक 49 सीटों पर। इसके अलावा एआईएमआईएम का भी फैक्टर है। इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। ग्राउंड पे क्या कुछ माहौल बन रहा है, मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, सार्थक चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उनके साथ सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी, नीतीश सरकार और चुनाव आयोग तक को निशाने पर लिया। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने पूछा कि बीजेपी शासित प्रदेशों से भी चुनाव के दौरान सुरक्षा बल क्यों बुलाई गई। 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से ही क्यों है। चुनाव आयोग बीजेपी का टूल बन गया है। ऊपर जो है नजर डालेंगे। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी के आरोप निराधार हैं और हार के डर से इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मित्रों, एक तरफ सभी मीडिया चैनल्स में और सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी भी इस मंच से वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बजने से पहले से ही राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं और अब जबकि कुल 122 सीटों के लिए मतदान होना है तो उससे पहले इन बयानों ने और गर्माहट ला दी है। लेकिन इन आरोपों से इतर देखना होगा कि बिहार की जनता किनके आरोपों को सही मानती है। क्या दूसरे फेज में भी पहले फेज की तरह प्रचंड वोटिंग होती है और 14 नवंबर को नीतीश के संकल्प की जीत होती है या फिर तेजस्वी के प्रण की? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहले फेज में तो शानदार नतीजे आ गए। हालांकि तेजस्वी जी ने अभी जो तंज का था वो भी आप लोगों के सामने है। वो कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा क्यों नहीं दे दिया, क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहरहाल जनता पूरी तरीके से तैयार है। 5 की पड़ताल का मैं आगाज करता हूं और ये पड़ताल सिर्फ 5 की थोड़ी है, ये तो जन के मन की पड़ताल मैं करता हूं, कोशिश करता हूं और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे साथ रोज की तरह कुछ खास चेहरे जुड़ेंगे। आज भी मेरे को जानकारी जो है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता असद नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असद सर नमस्ते करता हूं आपको। मेरे साथ सैयद लारेब अकरम साहब जुड़ चुके हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं, आरजेडी का रुख रखेंगे। सैयद भाई इस्तकबाल है आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी भी नजर आ रही हैं। श्वेता जी आपको नमस्ते कर रहा हूं। हम सब जेंटलमैन हैं तो लेडीज फर्स्ट। तो श्वेता जी मैं आप ही को ये पैनल देता हूं। सबसे पहले प्लीज आप मुझे बता दीजिए, फर्स्ट फेज में तो शानदार आ गया आंकड़ा, बढ़िया आंकड़ा आ गया और हर चर्चाओं में नीतीश कुमार का नाम आया ही आया। यानी ग्राउंड पर भी नीतीश कुमार जी का फैक्टर, एन फैक्टर, नीतीश फैक्टर जिंदा है। रोहित जी, नीतीश जी का फैक्टर जिंदा है। उसका रीजन ये है, उन्होंने बिहार को एक परिवार की तरह देखा है। उन्होंने अपने परिवार को परिवार की तरह नहीं देखा जितना उन्होंने बिहार को परिवार की तरह देखा है। तो जिस जीत की आप बात कर रहे हैं 14 तारीख को, आपको भी, धरातल पे भी और यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट को ये चीजें पता है। पहले चरण का तो सबको पता चल चुका है और दूसरे चरण में भी ऐसा ही होना है और ये तय है। मैंने बोला ना, जब कोई चीज को, किसी भी चीज को भावनात्मक तरीके से किया जाता है
तो उसमें जीत सुनिश्चित होता है, क्योंकि वो जीत नहीं होता है, वो कर्म का परिणाम होता है। और नीतीश जी आप देख ही रहे हैं, 20 साल से हम लोग उन्हें चाचा कह के बुलाते हैं। चाचा सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, ये इमोशन होता है। तो उन्होंने बिहार को जिस तरीके से देखा है, तो जीत तो सुनिश्चित ही है। हम अपने परिवार के बड़े मेंबर हैं और वही रहेंगे, आगे भी गार्जियन हमारे वही रहेंगे, तो जीत तो सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित है। परफेक्ट, आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प ओपनिंग आ गया। एक एक ओपनिंग में सबका लूंगा, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका है। सैयद भाई प्लीज आप आजिए। सैयद भाई देखिए, श्वेता जी तो बता ही रही हैं, एंड फैक्टर बिल्कुल जिंदा है, क्योंकि वो पूरे बिहार को परिवार के तौर पर देखते हैं और वो समझ ही गए आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिवारवाद को लेकर आप पर तंज भी होगा ही होगा। ये इमेज है नीतीश जी की ग्राउंड पर, और आपके खिलाफ जो परिवारवाद की बातें, जो पूरी छवि निकालने का प्रयास किया जाता है, जनता पर असर है उसका कि नहीं है? सैयद भाई बहुत धन्यवाद रोहित आपका। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी जो आप जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वो अच्छा आकलन है, हर पार्टी का अपना आकलन करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं। बट ठीक है, ज़रूरी यह है कि जो हमारा संकल्प है, जो कहा है माननीय नेताजी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि हम 14 तारीख को जो करेंगे उसमें पूरी आधी आबादी शामिल है, उसमें अक्रॉस कम्युनिटी, अक्रॉस कास्ट सारे लोग शामिल हैं। तो वो जो महिलाएं हैं, वो जो जिस आप इम्फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो हमारी भी उतनी ही वोटर हैं और हमारे ऊपर भी उनका उतना ही भरोसा है। क्योंकि 20 साल में वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें छला गया है, और 20 साल में जो उनका उत्थान होना था, जहां पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। एक उम्र खप गई, एक पीढ़ी खप गई, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे साथ हैं। और आप पहले फेज में भी आपको रिपोर्ट मिली होगी सारी वोटिंग की, और कल भी जो वोटिंग होनी है, वहां से भी रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत लहर है बदलाव का, परिवर्तन का। लोग उब चुके हैं खटारा सरकार से, और बिहार में एक अमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके सामने 14 तारीख को। डन। बहुत अच्छी ओपनिंग आई है। श्वेता प्रिया ने भी एकदम स्माइल करके, सैयद भाई इतने खूबसूरत लग रहे हैं स्माइल करते हुए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं जनता के बीच में सीधा मैसेज आए। असद साहब मैं आपके पास आ गया। असद साहब, पहले चरण में तो बम्पर वोटिंग हो गई, किस तरीके से आपका एनालिसिस? और अब क्योंकि कल है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, फाइनल राउंड कल, कितनी तैयार कांग्रेस, और आपकी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, सर्वेस क्या बता रहे हैं? देखिए, एक मान्य अवधारणा है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ जाता है, वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये मान्य अवधारणा है। हालांकि अवधारणाएं जो है वो कई बार टूटती भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म सत्य है कि वो सरकार के खिलाफ हो जाए। लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है। और पहले चरण में जो वोटिंग ज्यादा हुई तो उसकी कुछ पड़ताल हम लोगों ने भी की। उसमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि जो ये 18 से 40 के बीच के लोग हैं, ये रोजगार का मुद्दा समझ रहे हैं, और इनका ये मानना है कि 20 वर्षों वाली इस सरकार ने रोजगार पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। एग्रेसिवली उन लोगों ने वोटिंग की। जो जीविका दीदियां हैं, जो हमेशा से नीतीश कुमार का वोटर रही, उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को निकाला, क्योंकि उन्हें लगा कि जो नई सरकार आने वाली है, महागठबंधन की जो सरकार आने वाली है, वो हमें अस्थायी नौकरी देने वाली है, राज्यकर्मी का दर्जा देके 30,000 तनख्वाह देने वाली है। ये लोग तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम दे रहे हैं अभी तक। उन लोगों ने भी वोटिंग की। गुंडा राज से जो त्रस्त लोग हैं, अमित शाह जी का गृह विभाग कह चुका है कि हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। इनके खुद के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस दिन चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि गुंडा राज है। तो गुंडा राज से जो त्रस्त लोग हैं, उन्होंने भी वोटिंग की है। तो जो संविदा कर्मी आप सोचिए भाई, डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तमाम विभाग खाली पड़े हैं, तो आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? आप संविदा पर लोगों को लेके आ जा रहे हैं। हमने कहा हम संविदा कर्मियों को अस्थायी नौकरी देंगे, तो उन लोगों ने भी वोटिंग की। तो इस बार जो ये वोटिंग है वो सरकार को बदलने की। असद साहब, ये जो रोजगार एक बड़ा मुद्दा तो होना चाहिए, और मेरे को तो लगता है होना ही चाहिए एक युवा होने के नाते। लेकिन जब हम बिहार जैसे राज्य को देखते हैं, आपने तो कितने इलेक्शन खुद कवर भी किए हैं, अब तो आप खुद ग्राउंड पर ही रहते हैं, ये सारे फैक्टर बिहार में आके उतने यथार्थवादी नजर आते हैं क्या? नहीं, देखिए, बिहार को इस चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा कि बिहार सिर्फ जातिवाद सोचता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, जातिवाद है, और वो सिर्फ बिहार में नहीं है, अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में। मैंने तो साउथ के चुनाव में भी जातिवाद को देखा है, लेकिन बिहार की छवि के साथ अक्सर इसको चस्पा कर लिया जाता है।
मुख्य मुद्दों पर चुनाव को लाना भी राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों, साहित्यकारों, कवियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है सर, हम लोगों बिल्कुल। ने पूरी कोशिश की कि चुनाव को मुख्य मुद्दे पर लाए और बहुत हद तक हम ले भी आए हैं। ठीक है, ठीक है। श्वेता जी, मैं आपके पास आ गया। श्वेता जी, अब आप तीनों का ओपनिंग हो गया, अब ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। श्वेता जी, आपको क्या लग रहा है ये बेरोजगारी का मुद्दा जो इस बार जोरों शोरों से उठाया गया, पहले फेज में बड़ा हुआ जो वोटिंग टर्नआउट निकला, ये भी मुझे बताया गया कि छठ था, दिवाली था, लोग घर आए तो वापस नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम परेशानियों में ट्रेन में सफर करके यहां तक पहुंचे हैं, अब अपने लिए, कम से कम अपनों के लिए या आने वाले जो नौनिहाल है उनके लिए बेहतर भविष्य करेंगे। और जो बातें असद सर कह रहे हैं, हालांकि ऐसा रहता है कि जब वोटिंग टर्नआउट बढ़ता है तो सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार होती है, थोड़ा कई बार ऐसे रिएक्शन आए हैं, कई बार ऐसे चीजें आई हैं, परिणाम आए हैं, कई बार नहीं भी आए हैं। आदरणीय तिवारी जी के बात पे, इसी पॉइंट पे हम रिबट करना चाहेंगे, काउंटर करना चाहेंगे। जो उन्होंने बोला कि वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है तो ये सत्ता परिवर्तन की तरफ शो करता है। नहीं, इनको याद दिला दे 2000 में, सन 2000 में भी 62% के आसपास वोटिंग हुआ था, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा था इस बार के मुकाबले, कल के मुकाबले अगर वो देखा जाए तो। तो भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था और 2005 में सिर्फ 46% ही वोटिंग हुआ था। उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। ठीक है, आप इन चीजों को देख लीजिए। और रही बात ये वोटिंग की कि इस बार ज्यादा हुआ है, तो ये भी इसी तरीके का है, इसमें कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। लोगों का विश्वास है और लोग ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि ये जो आरजेडी की महागठबंधन की सरकार है वो बने। और इसीलिए आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग, एक चीज नोटिस करने वाली बात है, लोग खटिया पे ले जाए जा रहे हैं। उनको पता है, उनको याद है वो जंगल राज की वापस से वो लौटना नहीं चाहिए, इसीलिए वो इतने संजीदा हैं, इतने सतर्क हैं कि वो खटिये पे जा रहे हैं, लेकिन अपना वोटिंग राइट, जिसको जो एक कर्तव्य भी होता है नागरिक का, वो पूरी तरीके से उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो ये रीजन है, ना कि ये जो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ज्यादा वोटिंग होना कभी भी ये शो नहीं करता है कि सत्ता परिवर्तन। ये एनालिसिस है कि लोग डर रहे हैं वापस कहीं इनकी सरकार ना आ जाए, मैं अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल जल्दी से कर दूं, लोग इस वजह से घरों से निकल रहे हैं। और एक रीजन बढ़े हुए वोटर टर्नआउट का ये भी हो सकता है कि एसआईआर हुआ है, कई लोग हटे, कईयों के नाम गए हैं, जो लोग नहीं थे हमारे बीच में, मर गए थे, उनके नाम लंबे वक्त से थे, वो भी हटे, इस वजह से भी बड़ा हुआ टर्नआउट आ सकता है। भूपेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए, मुझे ऐसी जानकारी आ रही है। भूपेंद्र जी की ओपनिंग नहीं हो पाई थी, श्वेता जी एक बार ओपनिंग ले लूं, फिर आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। भूपेंद्र जी, सेकंड फेज के लिए कितना तैयार एनडीए? ऐसा है कि फर्स्ट फेज में हम लोग बिहार की सम्मानित जनता की कृपा से फतेह हो गया है, हमारा फतह हो गया, ठीक है। एकदम हम लोग 100 के पार जा रहे हैं फर्स्ट फेज में। और सेकंड फेज में बिहार की सम्मानित जनता एनडीए के विकास बनाम जंगल राज के ऊपर जो है ना इलेक्शन हो रहा है मेरे भाई। और एनडीए का जो विकास है, उस विकास को देख करके बिहार की हमारी आधी आबादी 11 तारीख को वोट को छूट दे करके विकास के फेवर में और जो है ना जंगल राज के विरुद्ध में वोट करने का काम करेगा। इसलिए करेगा कि इन लोगों को जब जब शासन मिला है, हमारे कांग्रेस के ये जो बाबा बोल रहे हैं, आशीष नाथ बाबा, हाँ जी, ये कहते हैं गुंडा राज की बात करते हैं। ये दंगाई बलवाई पार्टी आदरणीय लालू जी कहते थे इनको, रोहित जी, ये दंगाई बलवाई पार्टी, इनके रीजन में दंगा ही दंगा हुआ है। भागलपुर की दंगा में हजारों लोग मारे गए, इनको दंगा याद नहीं है। इनके रीजन में 118 जातीय नरसंहार हुए, ये बिहार की सम्मानित जनता भूली नहीं है मेरे भाई। और पलायन का जनक और क्राइम का जनक तो यही लोग है रे भाई। तो भूपेंद्र जी, अभी राहुल जी घूमे, कहा संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, वोटर बचाना है, वोट चोरी हो रही है उसको रोकना है। एगो बात सुन लीजिए, ये लोग संविधान के डकैत लोग हैं, ये कांग्रेस वाले लोग, ये लोग डकैत है। 1975 में क्या हुआ था, और देश में जो है ना नाकाबंदी हो गया था मेरे भाई, सारे चीजें को हाईजैक इंदिरा गांधी इन्हीं का ना है। ये दूसरा है। अब रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो भी जेल में थे उस समय, और उन्हीं का प्रवक्ता बोल रहे हैं, गुड गुड बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मीसा भारती जो मीसा एक्ट बना था, उसी के नाम से जो है ना मीसा जी का जो है ना आदरणीय लालू जी अपनी बच्ची का नाम रखे। तो ये लोग, तो भूपेंद्र जी वो तो कह रहे हैं जो बीत गया वो बीत गया। भूपेंद्र जी वो कह रहे हैं जो बीत गया वो बीत गया, आज बेहतर भारत के लिए, बेहतर बिहार के लिए, नए भारत के लिए साथ आना पड़ रहा है, तो आएंगे। इधर है, ऐसा है, एक बात मेरा पूरा कर लीजिए प्लीज। तो यही हमारे आदरणीय लालू जी, इनको दंगाई बलवाई कहते थे।
दंगाई बलवाई कह करके बिहार प्रशासन में आया और 39 विधायक का मेरा समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का उनको सपना प्राप्त हुआ और पूरा जा करके उसी के गोद में ही बैठ गए दंगाई बलवाई पार्टी को। तो बिहार की सम्मानित जनता जान रही है मेरे भाई, ये जो है ना 65 सालों से कांग्रेस के आशीष नाथ बाबा चल रहे हैं बाहर, यही बिहार की सम्मानित जनता इनको बाहर किया, इनका कुकर्मों के फल को दिया। और यही हमारे राजद के भाई जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इनको भी जो है ना 20 सालों से बिहार की सम्मानित जनता बाहर किया है। ये लोग को पजड़ा सटेगा बिहार की जनता। आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार जी के सानिध्य में जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में बहुत जल्द खड़ा होने जा रहा है मेरे भाई। ये कहते थे संकल्प, इस संकल्प की बात नहीं करें, संकल्प की बात हम लोग करते हैं, एनडीए के लोग करते हैं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार करते हैं। इनका तो प्रण है, तेजस्वी जी ने प्रण ले लिया है हर घर में सरकारी नौकरी। तेजस्वी जी का हर घर में सरकारी नौकरी का प्रण लिया है तेजस्वी जी ने। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा हमारा बिहार। संकल्प टूटता नहीं है रोहित जी, वादे तोड़े जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो है संकल्प तोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आप सुने होंगे कितने के लव मैरिज वादे टूट जाते हैं। सर, तो वही सी गुफाई मोटड़ी लेके आए हैं तेजस्वी जी बिहार की सम्मानित जनता और हमारे नौजवान, हमारा बेटा और बेटियां इन पर विश्वास नहीं करेगा मेरे भाई। ये जा रहे हैं उसी में अनाप शनाप जो है ना तिले कहते हैं कि बताइए ना, मतलब भाजपा शासित से यहाँ आया था सेना। अरे भाई सम्मानित जनता, मैं बता दूं रोहित जी, बिहार की धरती पर ये इतिहास रच दिया। बिहार की ये धरती बुद्ध की धरती है। एक भी क्राइम नहीं, एक भी जो है ना बुद्ध कैंसिल नहीं। ये तो रिकॉर्ड चला गया। ये संदेश बिहार की जनता शांति रूपी जंगल राज को भगाने का काम किया है। आई लोग मुंह में सरसों तेल लगा के बैठे ना, 14 तारीख के बिहार की सम्मानित जनता देखिएगा इनको कहाँ ठेल के भगा देगा। भूपेंद्र जी आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। सैयद भाई प्लीज आ जाइए, सैयद भाई प्लीज आ जाइए। सैयद भाई ये 2-3 चीजें रही जो मैंने पूरे प्रचार प्रसार के दौरान, एक तो जंगल राज जंगल राज जंगल राज, दूसरा बड़ा फैक्टर रहा परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, और फिर तीसरा यही कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। इन लोगों के विचार मिलते नहीं है। तेजस्वी जी ने खुद को सीएम घोषित करा लिया, सैनी साहब ने खुद को डिप्टी सीएम घोषित करा दिया, असदुद्दीन ओवैसी का भी फैक्टर इसमें आ रहा है। हर कोई कह रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेमेल है, सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। अभी से अगर इनकी सरकार आप बनवा दोगे तो ये सिर्फ टवल में लग जाएंगे, ये मंत्रालय हमें चाहिए, वो मंत्रालय हमें चाहिए। बिहार की जनता ना खुद कंफ्यूज होगी, ना किसी पार्टी को कंफ्यूज करने देगी। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, पहले मैं इनका खंडन करता हूँ और इनको सुधारने की जरूरत है। एक तो पता नहीं, थोड़ा पढ़ लिख लिया करें। हमने तो आपका पत्र देखा, आपका घोषणा पत्र देखा, हमने पढ़ा, आप हमारा नहीं पढ़े। तो हमारा ये संकल्प पत्र है ना, आपने शायद नहीं देखा होगा, तो इसको जूम करके आप देख लीजिएगा। हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है। दूसरे उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने कहा कि गुजरात से सेना लेके आ रहे, सेना का इज्जत रखिए, मर्यादा रखिए, इस तरह के ओछे बहस में सेना को मत लेकर आइए। पुलिस ऑब्जर्वर की बात हुई है, उनका डेटा है, डिटेल है। 68% भाजपा रूल्ड स्टेट से पुलिस ऑब्जर्वर बुलाए गए हैं। और जो आपने पहली फेज के बाद देखा मोहिउद्दीन नगर में और समस्तीपुर के दूसरे इलाकों में किस तरह से पर्चियां फेंकी हुई वीवीपैट की पाई गई हैं, और पुलिस के लोगों को, ऑफिसर्स को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में दबाव बनाने का काम हो रहा है। सीएमओ से डीएम को, डिप्टी कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको कॉल जा रहा है। तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो ये अपने शैतानी हरकतों से इतना कॉन्फिडेंट हैं कि चलो हम कर लेंगे। बिहार की जनता जो है वो आप समझ पाते तो आप बिहार की जनता को एड़ी नहीं रगड़वाते। आज बिहार की जनता, चाहे युवा पढ़ाई के वास्ते या रोजगार के वास्ते या चाहे इलाज के लिए, हम ठुसा कर बिहार से बाहर जाते हैं। आप 20 साल में एक अस्पताल तो बनवा नहीं पाए, एक विश्वविद्यालय तो बनवा नहीं पाए। विश्वविद्यालय जो है, जिसको आप 20 साल से नाक रगड़ते रहे नरेंद्र मोदी के चरणों में कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा लेकर आएंगे, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे, वो तो आपको मिला नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दिलाएंगे, बिहारियों को ठगते रहे ये बात बोलकर, और आपकी डबल इंजन की सरकार ने तो आपको दिया नहीं। खैर छोड़िए, शर्म आपको मगर नहीं आएगी, फिर भी जो भी कह ले। हालात यह है कि जो हमारा रेफरल अस्पताल है
जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ताले जड़े रहते हैं। रोहित पोखरियाल, आप बिहार आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं आए होंगे या नहीं आ पाए, तो आप प्लीज आकर देखिएगा कि कितने चमक दमक है और क्या रियलिटी है और क्या प्रचार तंत्र काम कर रहा है। हकीकत यही है कि हमारे करोड़ों युवा, करोड़ों परिवार का विस्थापन, पलायन लगातार हो रहा है। ठीक है। और उस पलायन का जो दर्द है, जो दंश है, वो लोग नहीं समझेंगे जो हेलीकॉप्टर से यहाँ उनके तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम कैबिनेट, हेलीकॉप्टर में तो सब घूम रहे हैं। बिहार प्रधानमंत्री और इतना बढ़िया स्टेट है हमारा बिहार, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर है, सड़कों पे भी हेलीकॉप्टर ही पार्क हो रखे, वो तो वीडियो वायरल है पूरी। सैयद भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सारे आरोप तो लग गए अब तक। सैयद भाई आप ही बोलेंगे, मैं आपको 40 सेकंड्स और दूंगा, लेकिन मैं एक चाह रहा हूं कि जो लोग अभी आपको देख रहे होंगे, अब तो 24 घंटे भी नहीं है, कल सुबह 7 बजे से तो लाइनें लगनी तय है। मैं जान रहा हूं बिहार इस बार अलग मूड में है, अलग रिकॉर्ड बना रहा है, चाहे आपके पक्ष में जाए चाहे किसी के पक्ष में जाए, लेकिन बिहार एक मूड में है इस वक्त। पर आप मुझे बताइए ना कि ये सारी बातें आप जनता के सामने लेकर आ पाए, जब दिल्ली से खुद प्रधानमंत्री जी आ गए, गृह मंत्री जी आ गए, आपको लग रहा है कि बिहार में डर की पॉलिटिक्स की गई कि इनको वोट दे दोगे तो उनको सुनने रोहित जी, उनको सुनने तो आवाम भी नहीं पहुंच रही है, कुर्सियां सुन रही हैं उनकी भाषण को। हमारी बात तो जनता देख रही है, सुन रही है, सोच रही है, विचार कर रही है और विचार करके तय कर रही है कि इस बार परिवर्तन बिहार को चाहिए। बिहार में बदलाव की जरूरत है, बिहार में युवा जोश की जरूरत है। ये घिसी पिटी सरकार, खटारा सरकार, कौन कब क्या करे, कहां जाए, कुछ पता नहीं है। और जिस मैंडेट की बात कर रहे थे, मैंडेट तो 2015 में भी हमको मिला। ये तो लुटेरे लोग हैं। विधायक चोरी करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये तो ओपन इनके नेता ने कहा, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने कहा, मंच पे कहा, मीडिया के सामने कहा कि वो तो हम खरीद लेंगे। बंगाल के अंदर भी आपने देखा, दूसरे प्रदेशों में आपने देखा। तो ये इनकी बोल चाल चरित्र और चेहरा जिसकी बात करते थे, ये चाल चरित्र और चेहरा प्रमाणित है और इनका यही है। तो इससे कोई असर नहीं है। आज आपने तारकिशोर प्रसाद को देखा किस तरह से मीडिया पर्सन से बदतमीजी कर रहे थे, उनका माइक छीना, हाथापाई किया वहां उनके गुंडों द्वारा, गार्ड्स के द्वारा। आपने देखा कि जो मौजूदा कार्यकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार का, वो किस तरह से गोली चलाने को कहता है कि फायरिंग करो बॉडीगार्ड को, निहत्ते आवाम के ऊपर। मेरी बस ये कोशिश है कि आज आप जो बोल रहे हैं वो दर्शक सुन ले। मैं बस ये चाह रहा हूं आप जो बोल रहे हैं जो दर्शक सुन ले। असित सर, फिर तुरंत श्वेता जी आपके पास आ रहा हूं। असित सर, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, एक तरफ देखिए अभी जीविका दीदियों का जिक्र आपने भी किया, 10-10 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में चले गए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है इसका भी जबरदस्त इंपैक्ट पड़े। और एक इमेज वहां से भी क्रिएट की गई ना कि दो भाई हैं, एक बिहार में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, नीतीश और मोदी। सैयद भाई आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। एक बार असित सर का एक रिएक्शन ले लूं, बहुत देर से गया नहीं। तो आपको लग रहा है कि राहुल तेजस्वी जी की जोड़ी और सामने एक और जोड़ी है नीतीश और मोदी की, आपको लग रहा है टक्कर है, विश्वसनीय लग रही है? देखिए बिहार क्या देख रहा है, भूपेंद्र भाई बता रहे थे। मैंने आरोप नहीं लगाया भूपेंद्र भाई। अमित शाह जी के विभाग ने, गृह विभाग ने एनसीआरबी का डेटा रिलीज किया और उस डेटा में बताया कि हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। हमारे आंकड़े नहीं, आप ही की पार्टी के नेता विजय सिन्हा जी तो मुख्यमंत्री हैं बिहार का, चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रहे थे कि गुंडा राज है। ये सिर्फ हमारे आंकड़े नहीं है, ये इस राज्य की सच्चाई है। और रोहित जी जिस कट्टे की बात मोदी जी कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इस आदमी का कोई अस्तर नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। आज देश के एक बड़े मीडिया ग्रुप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसे रिलीज किया है और उसमें दिखाया है कि कैसे बिहार में घर घर कट्टे की होम डिलीवरी हो रही है। 20 साल से की सरकार है। घुसपैठिए की बात करते हैं, 20 साल से आपकी सरकार है। केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है। कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला, कितने की पहचान की। हद तो ये कि अमित शाह जी बिहार में आके कहते हैं कि आप हमारी सरकार बनवाइए, हम एक घुसपैठिए को निकालेंगे। देश के गृह मंत्री को आज तक नहीं पता कि 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। वोट चोरी की बात, भाई शांभवी नहीं के गठबंधन की सांसद है ना, एक ही फ्रेम में मीडिया कर्मियों को अपने दोनों से आई लगी उंगलियां दिखा दी, मतलब दो जगह तो वोट किया। शांभवी ने प्रमाणित किया अपनी सांसद ने कि वोट चोरी है। राकेश सिन्हा आप ही के गठबंधन के सांसद है ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में राकेश सिन्हा गाजियाबाद का वोटर हो जाते हैं, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली का वोटर हो जाते हैं, बिहार का चुनाव में बिहार का वोटर हो जाते हैं। ऐसे लाखों मतदाता तैयार किए गए हैं, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उसी राज्य के वोटर हो जा रहे हैं। क्या ये वोट चोरी नहीं है? हमने प्रमाणित बातें की हैं। हवा में बातें करना मोदी जी की आदत है कि 100 दिन के भीतर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोहित भाई, असित सर
आपके मुद्दे बहुत स्ट्रांग है, आप ही बोलेंगे, ये मुद्दे आपके बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैंने पूछा विकल्प उतना स्ट्रांग है जनता के बीच में, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूँ, विकल्प कैसे स्ट्रांग है। हाँ। आपको याद होगा रोहित जी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 100 दिनों के भीतर स्विस बैंक में जमा काला धन वापस नहीं लाया, किसी भी चौराहे पर खड़ा कर देना। ठीक है। किस संकल्प की ये बात कर रहे थे भैया? हाँ। पेट्रोल में से ही 30-35 रुपए लीटर मिल जाता अगर सरकार ईमानदार होती तो। इसका मतलब आज की सरकार सबसे बड़ी चोर है। ये ईमानदार सरकार नहीं है। भाई साहब, आपका संकल्प नहीं, आपका झूठ बोलता है। और शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देश का प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोलता है। ये देश की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता जान चुकी है। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कब से जानी जनता? आपने जो जिक्र किया 2014, फिर आ गया 2019, फिर अभी गया 2024, जनता तो साथ दे ही रही है उनका। वो यही तो कह रहे हैं कि मिठास तो हमारे पास है ही सत्ता की, विश्वास कहां किया जा रहा है विपक्ष पर? आसिफ जी, आपका प्रश्न मुझसे है? हाँ जी जी, आप दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये आप बोल रहे हैं। 2014 में आए, 2019 में वापस आए, 2024 में उन्हीं की सरकार बनी, यानी जनता की अदालत में तो जनता उनको पसंद कर ही रही है, वेरीफाई कर ही रही है, ब्लू टिक दे ही रही है, तभी तो सत्ता की मिठास है। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने प्रमाणिक बात कही। और सुनिए, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने बात कही थी कि आप कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिए ना, हमसे अधिक संख्या में तो हमारे नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई कभी कभी ऐसी हवा चलती है। आप देखो अर्जुन, कि उनके साथ तो नीति मर्मज्ञ के द्रोण भी खड़े हैं और भीष्म भी खड़े हैं, लेकिन जिनकी उपस्थिति में राज दरबार की एक प्रतिष्ठित महिला को निर्वस्त्र करके जंगा पर बैठाया जा सकता है। कल को अगर तुमसे युद्ध जीत गए तो इस राज्य की महिलाओं का क्या होगा? और ये भीष्म क्या वहां बैठे चुपचाप देखते नहीं रहेंगे? ये नीति के विद्वान गुरु द्रोण क्या चुपचाप बैठे देखते नहीं रहेंगे? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए, राजभवन में अपनी मौजूदगी बचाए रखने के लिए अगर नीति मर्मज्ञ भी गलत के साथ खड़े हो तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये बातें तो अच्छी लग रही है, मुझे सुनने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका टर्नआउट क्या निकला मैं तो ये जानूं। भूपेंद्र सर जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र सर जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। सारी बातें लेकर अगर भारत और महाभारत की बातें जनता तक जा रही होंगी तो लग नहीं रहा कि नुकसान होगा। देखिए ऐसा है रोहित भाई, मैं बता दूं, आसिफ बाबा है, अब बाबा का कृष्ण के सब हमारे कृष्ण के साथ इनका संबंध रहा है, कि भली भांति इतिहास को जानते हैं। खास करके कृष्ण जो है ना, कभी भी अपने जीवन काल में गलत नहीं किया, और सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनका हिस्ट्री रहा है बाबा। आप जो है ठीक है बोलिए, लेकिन महाभारत पर उंगली उठाने का अधिकार आपका नहीं है। वही द्रौपदी माँ के लिए जो है ना क्या क्या नहीं हुआ। आज लालू जी की बिहार से सत्ता कैसे गई, आपकी सत्ता कैसे गई? आपने जो है ना डायरेक्ट चीरहरण करते थे, कितने लोगों को किए। शिल्पी गौतम हत्याकांड लालू जी के रीजन में हुआ। आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार जो है ना महीनों महीनों सालों साल होता था। ये चीरहरण के प्रतीक लोग हैं, क्या बात करेंगे? लेकिन ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी हमारे आदरणीय लालू जी कहते थे, रे कांग्रेस रे भाई दंगाई बलवाई हो। भूपेंद्र जी, सारी बातें तो जनता याद कर ही लेगी, मुझे बताइए वो कह रहे हैं एनसीआरबी में नंबर 2 पर बिहार क्यों? नंबर 2 पर बिहार क्यों एनसीआरबी के क्राइम आंकड़ों में? आसिफ जी ने ये पॉइंट उठा दिया, आप इस पर बात कर दो, जनता सुन रही है, कल निकलेगी वोट के लिए। जी सर। रोहित जी सर, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते हैं, संगठित अपराध बंद हो गया। जनक जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, और ये आशीष नाथ बाबा का जो है ना राजीव गांधी थे। इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। ये क्या बात करेंगे? अभी जो बम ब्लास्ट बचा, इनके रीजन होता तो बम ब्लास्ट हो गया होता। लेकिन हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जो है ना देश का बेटा जब प्रधानमंत्री 2014 के बाद आया, तो इन लोगों को कलेजा पर सांप लौट रहा है कि देश में कैसे शांति है रे भाई। ये जो भाई टुकुर टुकुर देख रहे हैं, राजद के भाई कहते हैं इस सुधारने की जरूरत है। अरे कृष्ण के वंशज 7 जन्म में तुम लोग से सुधरेगा? क्या बात करते हो? लालू जी बैठा दिया प्रवक्ता बना करके, तुम सुधारोगे? तुम्हारा लालू सुधारबे नहीं किया, वो तो अपने बर्बाद हो गया। जाओ ना, वाटर बोर्ड पर जाने जा रहा है 14 तारीख के बाद। बिहार की सम्मानित जनता, यही जदुवंश इस बात को सुन रहा होगा, मटिया मेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, जदुवंश के तो होबे नहीं किया तो और मुसलमान भाई क्या होगा? चुपचाप मुंह में कटहल के तेल लगा के घूमो,
और 14 तारीख के जाके कमर ओढ़ के सो जाना। ठीक है भूपेंद्र जी, पूरा भूपेंद्र जी। बिहार की सम्मानित जनता हाँ, वोट कर दिया विकास को। ठीक है। जंगल राज हारने जा रही है। ठीक है। और जंगल राज को कुछ कभी नहीं आ सकते। हाँ। लालू परिवार बटिया मेट हो जाएगा मेरे भाई। हाँ। बिहार की सम्मानित जनता यह जो है ना प्रण कर लिया है डन। कि जब जब ये लोग आया है बिहार मैं आऊंगा के इस पर देश के जवाब लूंगा रिसोर्स की सैयद भाई लुटेरी आपसे, लेकिन पार्टी श्वेता है। जी मैं आपके ये पास आ क्या गया। बात श्वेता जी, करेंगे? श्वेता अब जी रही हर बात कोई क्या कह रहा है, है अभी उनका? असद सर का भी एक सुनिए, एनालिसिस रोहित रहा जी, कि एक वक्त पर 2 महिलाएं सेकंड। बहुत पसंद कर रही थी। रोहित जी, हाँ जी, रोहित जी, हाँ जी, 2 सेकंड और 10 दीजिए। सेकंड, 10 रही सेकंड। बात ये आशीष नाथ बाबा बोले हैं काला धन, हाँ काला धन पकड़े हैं हम लोग, हाँ जानते हैं? हाँ 7.5 बीघा जमीन लालू प्रसाद जी 11,000 करोड़ का मॉल बना रहे थे दानापुर के प्राइम लोकेशन में। 5 करोड़ रुपए कट्ठा वाला जमीन पर उसको हम लोग पकड़ के ताला लगा दिए। हाँ। और इनका अलकतरा घोटाला में किया वो गया तो कह रहे हैं कि आप रिवेंज की राजनीति, बदला लेने वाली राजनीति कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपका है, इसलिए सब कर रहे हैं आप। को हम लोग ताला लगाए हुए हैं। हाँ। इनका जो है ना कांग्रेस के जो राजीव गांधी वो फोर्स कांड करने वाले, उस धंधा से पैसा कमाने वाला इनका नेशनल हेराल्ड में जो है ना सोनिया जी भी जेल जाने की तैयार रही है। ज्यादा पीछे क्या जाना, अब तो बिहार की जनता, युवा जनता कल निकलेगी, उनको एड्रेस करते हैं। श्वेता जी प्लीज। श्वेता जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का अच्छा खासा फैक्टर रहा नीतीश जी के सत्ता में आने के लिए, इस बार मगर वो हिला है, इसलिए आपको 10-10 हजार रुपए भी देने पड़े लोगों को, ऐसे आरोप हैं आप पर। मैं चाहता हूं कि जो जनता आपको सुन रहे हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जो युवा आपको सुन रहे हैं, आप उनको बता दें कि क्या चीजें हैं। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपने अभी बोला आरोप लगा है, और ये विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। तो इस आरोप को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। और रही बात, जैसा मैंने शुरू किया था और मैंने बोला, नीतीश जी ने पूरे बिहार को परिवार की तरह देखा है, एक पिता की तरह। आप घर में भी देखते होंगे, एक परिवार में जो बच्चे कमजोर होते हैं उस पे पेरेंट्स का ज्यादा ध्यान होता है। हाँ। तो नीतीश जी ने खास ध्यान दिया था। सबसे पिछला तबका कौन है मुझे नहीं पता, इस जाति के बारे में लोग कैसे बात करते हैं। पिछला तबका अगर सबसे ज्यादा वंचित देखे तो वो महिलाएं होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने घर की बेटियों को, अगर बिहार को आप परिवार रखें तो महिलाएं बेटियां हैं। हाँ। घर की बेटियों को जब उन्होंने देखा कि वो पिछड़ी हुई है, घर के अंदर दुबकी हुई है, 2005 से पहले घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने हर कुछ किया ताकि वो आगे आए, फॉरवर्ड आए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, वो समाज में, पंचायत राज में आप देखिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है बिहार महिलाओं को। अब देखिए उन लोगों के लिए कितना ज्यादा सेंटीमेंट हमारे नीतीश जी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये लोग सबसे, और दूसरी बात हम क्लियर करना चाहते हैं, जो 10,000 रुपए दिए गए हैं वो उनको आजादी के तौर पे दिया गया है कि आप आजाद हो, आप जो भी छोटा मोटा रोजगार करना चाहती हैं, अपना लघु उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, आप उसको कर सकती हैं। वो सहयोग के तौर पे है, उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक ये चीज आता है 10,000 में क्या आ जाता है, हम एक चीज बताते हैं आपको, यहाँ से एक बताना चाहते हैं। जो आरजेडी के प्रवक्ता, डिफरेंट प्रवक्ता अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बातें करते हैं 10,000 में क्या हो जाता है। देखिए सहायता ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है 10,000 रुपए बहुत होते हैं। अब इनके नेतृत्वकर्ता के पास इतने कम दिनों में इतने प्रॉपर्टी है, तो इनके लिए उस 10,000 का वैल्यू नहीं है। उनको प्रॉब्लम थोड़ी है, भर के दीजिए महिलाओं को। वो कह रहे हैं ठीक चुनाव से ऐन पहले दे दिए। वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, सैयद भाई हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे कि ये क्या बात हुई, तुरंत इलेक्शन से पहले आप दे रहे हैं। बिना देर किए सैयद भाई मैं आपके पास आ गया। सैयद भाई मैं जानता हूं आप, कई सारे रिएक्शन आपके मन में होंगे सबको सुनने के बाद, लेकिन प्लीज मेरे सवाल पर भी आप जरूर बात रखिएगा। और फिर श्वेता जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। सैयद भाई प्लीज आप मुझे बताइए, जब हम सीमांचल की बात करते हैं, पूरे बिहार में जो आंकड़े आते हैं, देखिए मैं तो ज्यादा हिंदू मुसलमान में बिलीव करता नहीं, जो है वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े आते हैं कि पूरे बिहार में 17.70% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल में ये एम फैक्टर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग है। पिछले 2020 के इलेक्शन में देखें तो इस 17.70 की पॉपुलेशन ने 78% से ज्यादा इंडिया ब्लॉक को, खास तौर पर आरजेडी को अपना वोट दिया था, कहा कि आप हमारा नेतृत्व करेंगे। आपको लग रहा है इस बार भी ये इंटैक्ट है? ऐसे वक्त में जब असदुद्दीन ओवैसी घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि एक बन गए सीएम, एक बन गए डिप्टी सीएम और मुस्लिम क्या दरी बिछावन मंत्री। रोहित भाई जी, सादत हसन मंटो बड़े अफसाना निगार हुए, बड़े राइटर हुए, और उनकी एक लाइन है कि खाली पेट का मजहब रोटी होता है। जी, तो जो गरीबी है सीमांचल में, जो गरीबी है बिहार में, जिस तरह से लेबर कॉरिडोर बनाकर यहाँ से हमारा मजदूरों का सप्लायर स्टेट बना दिया गया है, यहाँ धर्म नहीं चलता है,
यहाँ रोटी चलती है, रोटी का सवाल है। ठीक है। आप जिस परसेंटेज के हवाले से आप अगर सीधा कहें, यदि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट आपको दूंगा, आप जरा इस पर रिसर्च करिएगा, सोचिएगा। आजादी के बाद और आजादी के दौरान बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदुस्तान में रहा, और उन मुसलमानों ने कभी भी मुसलमानों की क़यादत नहीं स्वीकार की, जमात इस्लामी को नहीं अपना पार्टी बनाया। हाँ। ठीक है। और इस तरह से मजहबी बुनियाद पर खड़ी कोई भी सियासी पार्टियों को मुसलमानों ने अपना पार्टी नहीं माना। ये हिंदुस्तान की जो एक डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी सुंदर चीज है, वो ये उदाहरण यहां दिखती है। ठीक है। तो हम ये जो मुसलमानों को लेकर के है कि मुसलमानों को आप डिप्टी सीएम बनाइए, मुसलमानों की मांग है क्या? नहीं, मैं क्या मुसलमान को अच्छा उनके मन में बात नहीं आती कि स्कूल नहीं चाहिए, मुसलमान को कॉलेज नहीं चाहिए, क्या मुसलमानों को अस्पताल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक हो गया वोट बैंक, रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे देखिए, सुन लीजिए। हाँ जी रोहित भाई, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी गलत व्याख्या करके जो भोले भाले मजदूर तबके के लोग हैं उनको मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां, और लगे आज जिसने आपने AIMIM का नाम लिया वो भी, ठीक है। लेकिन जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, ज्यों ही आप वोट बैंक की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पूरी सामूहिक चेतना पे प्रश्न उठा रहे हैं। मुसलमान कोई वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं है, मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। ये किसी को अंडरस्टिमेट करना, किसी को साथ बेहूदगी करने के बराबर है। मुसलमान बहुत अपनी सियासी समझदारी के साथ, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक स्टेबल पोजीशनिंग के साथ, क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है ना, जैसे बीजेपी कह रही है 103 में से हमने एक भी मुस्लिम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो वोट करता है। जैसे बीजेपी के पास क्लैरिटी है, वो कह रही है हमने 103 में से एक भी उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों का दर्द उनके अंदर इतना होने लगा। रोहित पोखरियाल जी, मुसलमानों का दर्द भारतीय जनता पार्टी के पेट में अचानक से ऐसा उठा है। तो मैंने तो एक दिन पहले भी आपके चैनल पे या कहीं पे कहा कि क्यों नहीं डिप्टी सीएम शहनवाज हुसैन को घोषित कर देते हैं। बीजेपी में तो है नेता, मुसलमानों को तो कोने लगा कर रखे हैं आप। हाँ, तो आप उनको लेकर आ जाइए। ठीक है। तो आपको अचानक से ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाला जो हिसाब है, उनको लड़ना है, लड़ने दीजिए। देखिए, आखिरी बात मेरी ये है, कंक्लूड कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास में बिहार के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जीरो, क्योंकि ये जवाब देने का समय है इनको। इनसे सवाल पूछेगी जनता। आप चुनाव में आप सरकार थे, लेकिन आप गोल मटोल बात करके। और एक आखिरी बात, जदयू की प्रवक्ता भी जिस तरह से परिवार के मुखिया का जिक्र कर रही थी, तो क्या परिवार की बेटियों को वोट के समय में आप खरीदना चाहते हैं मुखिया जी? जरा सवाल तो ये भी है। ठीक है। ये इतना आपको अगर परिवार के लोगों का दर्द था तो इससे पहले भी होना चाहिए था। नहीं, एक और बात, भाई, आप जानते हैं मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की बातें जाएं। मैं आऊंगा श्वेता जी, लेकिन भूपेंद्र जी लास्ट 5 सेकंड दे पाऊंगा, प्लीज बोलिए जल्दी। सैयद भाई 5 सेकंड जल्दी बोलिए। बस एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं जल्दी, कि मेरे परिवार में मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरी फुआ शिक्षिका रही हैं, और वो लगातार 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर स्कूल जा करके पढ़ाया करती थी, कॉलेज जाया करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिहार में महिलाओं को निकलना प्रतिबंधित था। ये इस तरह का तो ओछी राजनीति करके एक पूरे प्रदेश का इमेज, अच्छा क्लैरिटी आनी चाहिए। मेरी कोशिश ये क्लैरिटी आ जाए। भूपेंद्र जी, अभी उन्होंने कहा आपने पूरा लेबर कॉरिडोर बना दिया, लेकिन मैं सुन रहा था कि एनडीए कह रहे हैं कि ये लोग अगर आ गए तो जो घुसपैठिया कॉरिडोर बनाया गया है अभी तक, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इधर सुनिए, मैं जवाब दे दूं भाई के। बताइए। जानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये तो इन लोगों को दोहन शोषण क्या करेंगे? सबसे पहले तो जदुवंश के डंडीमारी कर दिए। ये अपने हैं 0.5% गरेरी परिवार आता है पूरे बिहार में, और हम लोग 95% किशनौट मजरोट यादव है, उनका ही डंडीमारी कर दिए। आई मुसलमान भाई के बारे में जानते हैं क्या किए? इनका जो 10% अपर क्लास का शेख सैयद है, उसको ही 18 टिकट दे दिए, और 90% पसमंदा भाई के साथ जो है ना हकमारी कर दी। तो आप दे देते, इसका कारण है कि जो है ना पूरे बिहार में मैसेज चला गया, आप दे देते कि अरे भाई मजा आ जाता। ये तो लालू प्रसाद कोई ऐसा ठगा नहीं जिनको ठगा नहीं। तो ये कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट देता है। अरे भाई, मुसलमान के तो जानते हैं कि 2 हड़िया तेहरा दिए हैं।
मुसलमान भाई को आज भी वही स्थिति में ही रखना चाहते हैं। हाँ। लालू प्रसाद जब ठीक है, जदूवंश के बेटा डन। को नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो ये सारी बातें जा रही है भूपेंद्र जी, मैं बिल्कुल आखिरी उसमें हूँ, 30 सेकंड असद साहब मैं आपको देना चाहूंगा, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। ये कहते हैं, सुन लीजिए मेरे भाई, 1 सेकंड और दीजिए हमको। हाँ ये भूपेंद्र जी कहते हैं, चलिए 1 खट्टर सेकंड ले सरकार, लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ मेरे भाई। हाँ। इनको तो चरम धोके तो पीना सबसे ज्यादा चाहिए। सीटें आरजेडी की तो थी सर, सबसे ज्यादा सीटें तो आरजेडी की थी 20 में। असद साहब प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, असद साहब। देखिए, असद साहब। ये इस तरह की चर्चा, इस तरह से विमर्श का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता हूँ कि हिंदू किसको वोट करे, मुस्लिम किसको वोट करे, ब्राह्मण किसको वोट करे, यादव किसको वोट करे। भाई देश का जिम्मेदार नागरिक किसको वोट करे, ठीक है, बिहार का जिम्मेदार नागरिक किसको वोट करे। डन। हम जिम्मेदार नागरिक अगर नहीं बना पाए हाँ। तो हम सबके लिए बड़ी विफलता है, चाहे आप पत्रकारों की हो, This is हम true, sir. राजनेताओं की हो, दिस साहित्यकारों इज ट्रू सर। असद साहब ये बात बिल्कुल सच है, ये जानी चाहिए। श्वेता जी प्लीज रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, आई एम गोइंग ओवर। श्वेता जी प्लीज रिएक्ट। है कि हमने लास्ट में क्यों दिया 10,000 हाँ, रुपए। हाँ, देखिए ये 10,000 टाइमिंग पर सवाल दिए था। गए हैं ना महिलाओं को, वो जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं उन्हें दिया गया है। और जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये एक्सपेंशन है। हाँ। जस्ट बिकॉज ये अभी दिया गया है, आप ये नहीं बोल सकते हैं ना कि अभी क्यों दिया गया है। ठीक है। आप कौन होते हैं डिसाइड हाँ। करने वाले हाँ। कब दिया जाएगा? वो सरकार का अपना, उनका सरकार का अपना कॉल है, decision बिल्कुल सही होता बात है, ये आपका क्षेत्राधिकार है, और जनता ने आपको इसलिए चुना है, जब मर्जी दे दीजिए, जितना मर्जी दे दीजिए। आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। श्वेता जी इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। असद सर प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, आप बहुत ग्राउंडेड बात करते हैं, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र सर थैंक यू सो मच। सैयद भाई इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो 5 की पड़ताल में आज इतना ही, अब ज्यादा घंटे बचे नहीं है, बिहार पूरी तरीके से तैयार है। कल दूसरे फेज के लिए आप भी अभी से मन बना लीजिए, और मैं जानता हूं इस बार बिहार एक अलग मूड में है। फर्स्ट फेज में तो रिकॉर्ड बन गया, उम्मीद यही दूसरे फेज में वो रिकॉर्ड भी टूटेगा।